हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ एक वन शॉट एफ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले कह दे रही हूँ कि ये कोई हैप्पी एंडिंग वाला नहीं है। जिस नज़रिए से आप देखना चाहे देख सकते हैं, ठीक है। मैं पहले बोल दे रही हूँ कि इसमें हैप्पी एंडिंग तो बिल्कुल नहीं है। हम्म, और हाँ, ये सच में ये मेरा इमेजिनरी स्टोरी है, पर कहीं ना कहीं किसी से इंस्पायर ही है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि आपके साथ आपके फैमिली हो ना, आपके साथ अलग ट्रीटमेंट होता है, पर आप अलग पड़ जाए, आपके साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं हो ना, तभी आपके आसपास के या आपका रिश्तेदार के। ऐसा नहीं है कि सब लोग क्रूअल होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी जो रियलिटी है ना, कहीं ना कहीं दिख जाता है। जो बच्चा हमेशा तो बचपना करता है ना, उस वक्त एकदम मैच्योर बन जाता है। शायद उसे रियलिटी का पता चल जाता है, इसीलिए शायद वो वक्त वक्त से पहले बड़ा बन जाता है। और मैंने किसी को शायद रियलिटी में इतना ज़्यादा सफ़र करते हुए देखा। और आज वो इंसान इस दुनिया में भी नहीं है, शायद वो बहुत पहले चल बसा है। जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अब वो गए बहुत साल हो गए हैं। फिर भी क्या बोलते हैं, हाल ही में उनका वापस, बोलते हैं ना, डेथ एनर्जी आया था। कहीं ना कहीं उन्हें सोचते हुए, उनका ज़िंदगी का सब कुछ सोचते हुए, कहीं ना कहीं आंखों में अभी भी आंसू बह जाते हैं कि कितना सफ़र उन्होंने किया है। तो मैंने सच में ऐसा ही एक इंसान के साथ, जब एक पेरेंट्स नहीं होते तो वो कितने ज़्यादा सफ़र से कहीं गुजर सा है, यही सोचकर मैंने एक फिक्शन बनाया है। ये किसी के साथ रियलिटी नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनरी है, ठीक है। और एक ओमेगा वर्शन है। चलिए गाइस, कहानी पर चलते हैं। और ये थोड़ा सैड है, तो मैं कितना जल्दी हो सके, मैं बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचूंगी। मैं कोशिश करूँ कि इतना जल्दी इस एफर्ट को मैं जितना शॉर्ट में हो सके कंप्लीट करूँ, तो ठीक है ना गाइस। चलिए अब कहानी पर चलते हैं। ये ना, आज एक इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा फुट फुट कर रो रहा था। कैसी थी उसकी ज़िंदगी, पर आज उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो सुनसान गली में एकदम अकेला है। बारिश जोरों जोरों से बह जा रही है। ऐसा लग रहा था कि उसके दर्द में शायद वो भी अपना आंसू बह रहा है, वो भी मातम मना रहा है, वो भी दुखी है इस इंसान के लिए। ये एक, क्या बोलता है, एक 18 साल का एक ओमेगा है। बहुत छोटा सा ओमेगा है। ऐसा नहीं है कि उसके फेस पे चोट है, जख्म है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी एक खालीपन है उसकी आंखों में, कुछ ठंडापन है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके हाथ में कुछ रिपोर्ट है, जिसे वो सिक्योरली कुछ, क्या बोलते हैं, एक कवर में कवर किया हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता ये पेपर, ये कागजात मिट जाए इन पानी के बूंदों से। इसलिए उसे सिक्योरली उसने उस पेपर को कवर कर लिया है। और वो इंसान ऊपर देखता है, वो बोलता है, मॉम डैड, क्यों चले गए मुझे इस दुनिया में अकेले? जब तक आप थे सब कुछ सही था, पर जिस दिन अब गए सब कुछ बदल गया मॉम डैड। सब कुछ बदल गया, मेरी ज़िंदगी हेल से भी बदतर हो गए। हर लोग मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते गए, करते गए, करते गए। मैं भी कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ था। मॉम डैड, मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ, पर अभी भी मुझे जीना है। मुझे जीना है मॉम, क्योंकि किसी के लिए मुझे जीना है जो मेरे कोख में पल रहे हैं। क्या हुआ अगर उसके फादर ने उसे इनकार कर दिया? पर मैं हूँ ना, उसका ओमेगा फादर है। मैं उसे पालूंगा, उसे सब कुछ बताऊंगा।
क्योंकि मेरे ऊपर ये राइट्स नहीं है कि मैं किसी की जान ले लूँ, और जो उसकी गलती तक नहीं है मैं उस मासूम हिस्से का कैसे जान ले सकता हूँ। इसलिए शायद आज मुझे इन सबको पीछे छोड़कर अपने लिए एक नई शुरुआत करनी ही होगी। ऐसा बोलता है, अपने आंखों को पोंछता है, और इधर से वो चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। तभी वो जाता है, तभी एक रास्ते पर जाते हुए एक बड़ी सी खाड़ी एकदम रुक जाती है। उस गाड़ी से एक इंसान उतरता है, और उतरते ही बोलता है वीन। जैसे ही वो इंसान ऊपर देखता है, बोलता है आह, ग्रैंडपा आप। तभी वो इंसान दौड़ कर आता है और उसे गले लगा लेता है, बोलता है मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं 2 महीने यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर सब कुछ उलट पुलट हो गया, मुझे माफ़ कर देना। मैं इतने टाइम तक तुम्हें रक्षा करता रहा, इन सब से तुम्हें बचाता रहा। मैं 2 महीना यहाँ से चला क्या गया, यहाँ पर तो सब लोग तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी को हेल बना दिया। पहले भी तुम्हारी ज़िंदगी को कम बदतर नहीं बनाया था ये लोग ने, पर आज हद से ज़्यादा तुम्हें तुम्हें चोट पहुँचाया है ये लोग ने। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मुझे इन लोगों को अब तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी वो इंसान, वो विंग था, वो बोलता है क्या होगा, क्या कर सकते हैं, जो मेरे साथ मेरे मॉम डैड थे तो सब मुझे कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, पर अब मेरी मॉम डैड नहीं है, मैं अनाथ बन चुका हूँ, तो सब लोग मेरे ऊपर चढ़ कर बात कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ सिवाय मेरे बच्चे के। मैं जानता हूँ अंकल आप मुझसे, ग्रैंडपा आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं बन सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो इंसान बोलता है नहीं है, ऐसा मत बोलो, अभी भी कोई है जो तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द क्यों घूमता हूँ? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों घूमता हूँ, क्योंकि कोई इंसान मुझसे कहा था कि तुम्हारे प्रोटेक्ट करूँ, और ये 2 महीने हम दोनों यहाँ पर नहीं थे, इसलिए ये लोग तुम्हारे साथ इतना कुछ कर गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मुझे लगता है कि तुम्हें उस इंसान से छोड़ देना पड़ेगा। अब वो इंसान ही है इन सबको सबक सिखाएगा, चलो। तभी विंग कन्फ्यूजिंगली पूछता है कौन है? मेरा अब कोई नहीं है। तभी जो ग्रैंडपा थे वो स्माइल करते हुए बोलते हैं कोई है जो तुम्हारा है बेटा, तुम कभी उन पर नाराज़ मत रहना कि इतना सब कुछ तुम्हारे साथ होता रहा फिर भी वो इंसान क्यों नहीं आया। उसके पीछे भी वजह है बेटा, वजह है क्योंकि वो कुछ परीक्षा ले रहा था और उसमें वो लोग बुरी तरीके से हार चुके, अब बारी उन्हें दंड देने की। चलो बेटा यहाँ से चलो, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग अपने सर को हाँ में नोट करता है, उस गाड़ी में एकदम सब बैठ जाता है। तभी वो अपनी आंखों को बंद करता है और बोलता है मैं कैसा था। अब छोटा सा हम फ्लैशबैक देखते हैं कि आखिरकार विंग के साथ ऐसा क्या हुआ है। तो विंग जियांग फैमिली के मिस्टर वे जियांग वे शांगसे के इकलौता ओमेगा बेटा है, क्योंकि जो मास्टर जियांग थे उनके 2 बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा जियांग, यानी कि उन्हें जियांग तो ज़्यादातर नहीं बोला जाता है, उन्हें सिर्फ वे चांग से ही बताया जाता है। सारे लोग सिर्फ उन्हें ज़्यादातर जियांग से हटकर वे चांग से ही नाम से ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद के दम पर बड़ा सा एम्पायर खड़ा किया है, इसलिए सब लोग उन्हें वे चांग से ही नाम से ही जानते हैं। और उनका दूसरा बेटा जियांग फेनमियान ज़्यादातर क्या बोलते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने में, मजाक करने में, इसी में ही ज़्यादातर वो टाइम बिताते हैं। वो अपनी भाई की तरह बिजनेस में कभी भी मदद नहीं किया करते थे। उनका भाई जब वो 12 साल के थे तब से वो बिजनेस को, अपनी फादर की बिजनेस को संभाल रहे हैं।
वो ज़्यादातर अपना पढ़ाई, बिज़नेस सब कुछ एक साथ ही सब कुछ हैंडल करते ही आए हैं। वो जब कॉलेज में थे, उनका प्यार कांग्सी सरन से हुआ था। वो भी एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कांग्सी सरन उसे इतना प्यार करती थी कि उनके चलते वो अपनी घर सबको छोड़कर वे चांगसे के पीछे आ गए। जब मास्टर जियांग को ये पता चला, मास्टर जियांग तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। बहुत हैप्पी थे, उनकी लाइफ हैप्पी बीत रही थी और बिजनेस वर्ल्ड में भी वे चांगसे अपना अलग मुकाम कर चुके थे। तभी एक दिन फिनमियन भी यू 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 से यू चेंग से बहुत प्यार करते थे और इसके बारे में उन्होंने घर पे बताया था, पर मास्टर जियांग उसके अगेंस्ट थे। फिर भी अपने बेटे की जिद के आगे हार मान लिया। फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्ट किया था यू को, पर यू को इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ती, क्योंकि कांग्से सारन के टाइम पर ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं किया था। जब वे चांगसे ने बोला कि इनसे प्यार करते हैं, इनसे शादी करना चाहते हैं, तो मास्टर जियांग तुरंत मान गए थे। इस चीज़ से यू को बहुत चिढ़ थी और बहुत ज़्यादा जलन भी थी कांग्से सारन से। और जब वो इस घर में शादी कर कर आई, तब पता चला कि फिनमियान कुछ भी नहीं करते। वो सिर्फ अपनी ब्रदर के अंडर में काम करते, या कहो काम ही नहीं करते हैं, ज़्यादा पूरा काम वे चांग से ही करते हैं। सिर्फ नाम के भाई थे और वो कुछ भी नहीं करते थे। ये सब कुछ पता चलने के बाद यू बहुत जलने लगी, इतना ज़्यादा जलने लगी कि वो क्या बोलते हैं, हमेशा क्या सब कुछ मिस्टर कांगसे सरन के ही मिल जाएगा, उनके बच्चे को नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले कांगसे सरन से पहले मैडम जी मैडम यू थी, उन्होंने अपना पहला बेटी यानी कि अल्फा बेटी याली को जन्म दिया था और उसके बाद उनका दूसरा बेटा भी हुआ जियांग चैन के टाइम पे ही सबको ये पता चला कि कांगसे सरन भी प्रेग्नेंट है। इससे ना और यू क्या बोलते हैं, यू और ज़्यादा चिढ़ गई, क्योंकि उस टाइम पर सब लोग बहुत ज़्यादा ध्यान कांगसे को रख रहे थे और इससे यू को और ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि अब उसे ये डर सताने लगा कि उसके बाप पहले ही बिजनेस वर्ल्ड पर अपना नाम जता रहे हैं। अब उनका बेटा भी आ जाएगा तो उसके बच्चे को तो कुछ नहीं मिलेगा। ये डर हमेशा उससे रहता रहा और ऐसे ही बच्चा भी हो गया। कांगसे सरन और वे चांगसे ने अपने बच्चे का नाम विंग रखा था और यू ने अपने बेटे का नाम चेंग रखा था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम चलता रहा और ऐसे ही चलते चलते विंग अपने फादर की तरह बहुत स्मार्ट था, बहुत इंटेलिजेंट था, सब कुछ में बहुत ज़्यादा माहिर था। जब वो स्कूल गया था, स्कूल में भी वो सबसे फर्स्ट नंबर पर ही हासिल करता था। चेंग भी उसी के साथ पढ़ता था, पर चेंग सबसे पीछे था। इसके चलते हमेशा मैडम यू चेंग को डांटा करती, वो कैसा पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे। और कभी भी विंग को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उसकी मदर फादर थे। उसकी मदर के सामने कैसे बोल सकती थी कि तुम कैसे मेरे बच्चे से आगे निकल सकते हो, ऐसा वो बोल नहीं सकती थी। और अब ऐसा ही बीत रहा था। मिस्टर जो वे चांग से थे, वो अपने बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक पहुंच रहे थे। ऐसा नहीं कि यू शो अप नहीं करती है, हमेशा वो भी इस जियांग परिवार की क्या बोलते हैं फ्रेंड थी, इसलिए वो सबके साथ अपनी शो अप तो करती थी, पर अंदर ही अंदर कांगसे सरन और वे चांगसे से बहुत ज़्यादा चलती थी कि हाँ, वो ये भी मानती है कि अगर ये नहीं होते तो उसका जो हस्बैंड है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो ये बात भी अच्छी से जानती थी। फिर एक दिन सब कुछ उलट गया। जब विंग 10 साल का था, उस दिन वो हंसता हुआ जो होना नहीं चाहिए था। उस दिन जो वे कांगसे सरन कुछ मीटिंग के चलते बाहर जा रहे थे, उनका पूरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के चलते ऑन द स्पॉट वे चांगसे और कांगसे सरन की वहीं पर डेथ हो जाती है। जब ये खबर मिस्टर जियांग को सुनते, वो तो एकदम सदमा में बेहोश हो चुके थे अपनी बेटी की डेथ के चलते। वो एकदम क्या बोलते हैं, अपने ही वर्ल्ड में खो चुके थे। उसके बाद सारी जिम्मेदारी फिनमियन को आई, पर फिनमियन तो कुछ भी नहीं जानता था। वो जिस दिन से इस कंपनी में ख़त्म रखा,
वो कंपनी जितना ऊंचाई में थी धीरे धीरे कर कर एक छोटे से कंपनी के रूप में आ गई। क्या बोलते हैं, 4 महीने के अंदर एकदम वो डाउनफॉल हो गए। इसके चलते जो मिस्टर जियांग थे वो घर में अंदर ही कैद हो गए थे। और अब मैडम यू को चांस मिल गया था कि विंग को परेशान करने का। सारा जो गुस्सा था, उनके मदर फादर का गुस्सा, सब कुछ वो विंग पर उतारने लगे। और अपने हस्बैंड का गुस्सा भी, जिस अब तो वो निकम्मा निकला, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है ना। उसका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन हमेशा विंग पर उतारने लगे। वो विंग को बात बात पर मारना, डांटना और उसे नौकरों की तरह काम करवाना शुरू कर दिया था। विंग कुछ नहीं कह पाता था क्योंकि अब वो समझ गया। इतने दिन तक जो सब लोग उसे इतना ज़्यादा प्यार से पेश आते थे, अब उसे ना कोई भावी नहीं देखते। उसे इस घर में वो एग्जिस्ट भी करता है, ये भी वो लोग नज़रअंदाज करते हैं। मैडम यू ने विंग की पढ़ाई को रोकना चाहा, तभी जो मास्टर जियांग के जो बेस्ट फ्रेंड थे, जो मिस्टर मो थे, उन्होंने ऐसा क्या कहा मिस्टर जियांग से वो किसी को पता नहीं। उसके चलते अभी भी विंग की पढ़ाई कोई भी चक्कर भी नहीं रोक पाया। इसका गुस्सा भी हमेशा मैडम यू विंग पर उतारती थी, उसे पढ़ने का वक्त भी नहीं देती थी। फिर भी विंग हमेशा टॉप पाता था। इससे जो मैडम यू बहुत चिढ़ती थी। जब जब विंग टॉप करता था उसे इतना ज़्यादा मार पड़ता, फिर भी विंग ने ठान लिया क्योंकि उसे बड़ा आदमी बनना है और इस नरक से बाहर निकलना है। उसे 18 साल होने तक की क्या बोलते हैं, किसी ना किसी के अंडर रहना ही पड़ेगा क्योंकि उसका फैमिली है। ना चाहते हुए भी वो उसे यहीं पर रहना ही पड़ेगा। यही सोचकर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसा धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। दूसरी तरफ लैन परिवार में मिस्टर लैन और मिसेस लैन 2 बच्चे थे। उनका पहला बेटा लैन सिचेन थे, दूसरा लैन वांगजी। और मैडम लैन अपने दूसरे बेटे लैन वांगजी से हद से ज़्यादा प्यार करती थी। उसने इतना प्यार किया है, इसके चलते जो वांगजी है बहुत ज़्यादा स्पॉइल किड है और वो हद से ज़्यादा सबको बुली करता है। और अपना जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ वो शादी करना चाहता है, उसके साथ हमेशा रहना चाहता था। उसकी गर्लफ्रेंड सीसी के साथ हमेशा हैंग आउट करता, इधर उधर घूमता क्योंकि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा ग्लैमर थी, इसलिए वो हमेशा अपने गर्लफ्रेंड का हमेशा शो अप करता रहता है। पर जो ओल्ड मैन लैन है वो हमेशा चिढ़ते थे। वो बोलते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक अच्छे ओमेगा से शादी करना, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए सही है वांगजी, ऐसा हमेशा बताते थे। वो मैडम लैन को भी बताते थे। मैडम लैन पहले से ही वो अपनी अपनी फादर इन लॉ को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी और ऊपर से उनके फादर इन लॉ हमेशा उसके जो उसके बेटे को रोक टोक करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो हमेशा चिढ़ती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। अब ऐसे ही दोनों लोग अलग अलग किरदारों से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहने के बावजूद भी अब विंग लगभग 18 साल के हो चुका था। पर अब जियांग कंपनी पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि अब तो नामो निशान तक मिटने की हालत में आ चुकी थी। अब जियांग परिवार ऐसा एग्जिस्ट करती है ये भी किसी को पता नहीं चलता था। ऐसी बुरी हालत हो चुका है। अब जो विंग है वो कैफ़े में काम करता है, अपना पढ़ाई के साथ साथ घर में भी खर्चा दे देता है। पर जो उनके 2 बेटे हैं, जो जियांग और जो यानली है, वो सिर्फ अपने लिए पैसा कमाते हैं तो वो ऐश करते हैं, ना कि वो किसी को नहीं देते हैं। यू हमेशा विंग पर ही हुक्म करती थी, बोलती थी पैसा दो और ज़्यादा काम करो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा बोलकर वो बहुत ज़्यादा विंग पर रोब झाड़ती थी। पर जो मास्टर मो थे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। वो बोलते हैं विंग बेटा, मुझे आज किसी काम के चलते मुझे 2 महीने के लिए यहाँ पर से बाहर जाना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना। पर मैं जैसे ही वहाँ से वापस यहाँ पर लौटूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से तुरंत ले जाऊँगा।
ऐसा बोलकर वो चले गए थे। पर विंग को पता नहीं था आज के दिन से उसका ज़िंदगी पूरा उलट पुलट होने वाली है। उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि आज उसके साथ होने क्या वाला है। जो आज विंग है अपने कैंपे में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर जो मास्टर लैन थे, यानी कि जो लैनजान की ग्रैंडपा थे, वो उस कैफे में काफ़ी पीने आ रहे थे। वो जैसे ही वहाँ पर उस कैफे में काम करते हुए विंग को देखते, कितना पोलाइटली, कितना प्यार से बात कर रहे हैं, ये सब कुछ जानते हैं, तो वो तुरंत विंग की फ़ोटो लेते हैं और किसी को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं मुझे इस लड़के के बारे में पूरा डिटेल जानना है। जब मिस्टर लैन को क्या बोलते हैं 2 घंटे के अंदर ही अंदर विंग का पूरा डिटेल पता चलता है कि विंग किसका बेटा है, उसका फादर कैसे है, वो किस फैमिली में है और उसके साथ क्या कुछ होता है। ये सब कुछ जानने के बाद मास्टर लैन को विंग के लिए बहुत बुरा लगता है। सच में उसे लगता है कि क्यों ना वो इतनी प्यारे बच्चे को वो अपने वांगजी के साथ शादी कर दे। अगर वांगजी इसके साथ नहीं शादी करेगा तो वो प्रॉपर्टी में एक फूटी कौड़ी भी वांगजी को नहीं देगा, सब कुछ ट्रस्ट में दे देगा। यही सोचकर वो उस दिन घर जाता है और वो अपने सारे लैंड फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा करते हुए बोलता है कि मैंने आज वांगजी की शादी किसी के साथ तय कर दिया है जो मेरी पसंद है और वो बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ वांगजी उसके साथ शादी करे। मैडम लैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलती क्या फादर आपका दिमाग ख़राब है? वांगजी का पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है सीसी। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने ऐसा क्यों किया वांगजी के साथ? आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था फादर, ऐसा बोलते हैं। तभी जो मास्टर लैन है वो बोलते हैं सीसी वो अच्छी लड़की नहीं है, तुम लोगों के आंखों पर ना क्या बोलते सीसी नाम का पट्टी चढ़ा हुआ है, मुझे नहीं पता कि किस दिन ये पट्टी उतरेगा, तो ऐसा बोलते हैं। पर वो बोलते हैं अगर वांगजी तुम इससे शादी नहीं करोगे, मैं तुम सबको अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगा, तुम सब लोग सड़कों पे रहोगे। ये सुनने के बाद ना चाहते हुए भी वांगजी को शादी के लिए मानना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलते हैं वॉट एवर, उससे शादी तो करूँगा पर रहूँगा तो अपने सीसी के साथ, सीसी मेरा सब कुछ है, ऐसा अपने मन में बोलता है और शादी के लिए भी रेडी हो जाता है। और उस दिन मास्टर लैन जियांग हाउस जाते हैं और क्या बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि विंग की शादी उनके छोटे बेटे के साथ हो जाए। पहले तो मैडम जी बहुत गुस्से में आ गई थी, उन्हें लग रहा था कि देखो उसके 2 बच्चे हैं, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, फिर भी लैन परिवार इतना बड़ा अमीर खानदान में किसका रिश्ता हुआ? ये विंग का। सच में उनके जो मॉम डैड, ये लड़का सब कुछ इतना लकी क्यों है, सब कुछ उन्हें क्यों मिलता है? वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। फिर भी मास्टर लैन बोलते हैं मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं, पैसा चाहते हैं ना, यही चाहते हैं ना, तो मैं आपको इतना मोटी रकम दूंगा। ऐसा बोलकर एक बड़ा सा अमाउंट चेक, एक क्या बोलते हैं, एक ब्लैंक चेक दे देते हैं। इसके बाद मैडम यू को ना चाहते हुए भी विंग की शादी लैनजान के साथ करवानी पड़ती है। आज लैनजान और विंग की शादी के लिए हाल पर लिया जाता है। जब वांगजी विंग को देखता है वो तो एकदम देखता ही रह जाता है, वो सिर्फ विंग को ही घूरे जा रहा था। मैडम लैन तो मुंह बना रही थी, वो कुछ नहीं कह रही थी और फाइनली उन दोनों की शादी भी हो जाती है। और ये मत सोचना कि आप इतना स्पीड पे क्यों बोल रहे हो, मैंने पहले ही बोल दिया एक सैड स्टोरी है, इसलिए मैं इसे लंबा तो खींचना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं इस स्टोरी को जितना फास्ट हो सके मैं बता दूँगी। ठीक है गाइस। तब विंग और वांगजी की शादी भी हो जाती है। जब विंग को वांगजी के कमरे में छोड़ दिया जाता है, विंग बहुत नर्वसली बैठा हुआ था। पूरा जो जियांग परिवार है उनके घर के लिए निकल चुके थे, उन्हें तो बड़ा अमाउंट मिल चुका है ना, इसलिए वो लोग एकदम चुपचाप अपने कमरे पे अपने घर के लिए निकल चुके थे। अब सिर्फ क्या बोलते हैं लैन परिवार में सब लोग बैठे हुए थे। मैडम लैन तो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ, उनके बेटे के साथ ज़बरदस्ती किया गया है, इसलिए वो बहुत गुस्सा थी। वो अब तो जब से वो विंग को देखती और चिढ़ गई थी, इसके वजह से ही उसके बेटे के साथ ज़बरदस्ती हुआ ना, वो इस लड़की को चैन से इस घर में रहने नहीं देगी, इसलिए वो मुंह बना रही थी, वो कुछ सोच रही थी। जो उसका हस्बैंड है वो मास्टर लैन क्या बोलते हैं
जो लानकुर है ना वो कुछ भी नहीं कह रहे थे, वो सिर्फ चुपचाप बैठ रहे थे। वो सब कुछ अपना फादर जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो करने दे रहे थे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। दूसरी तरफ वांग जी जैसे ही कमरे में जाता है, विंग को देखता है, विंग को देखता है और विंग को एकदम से बेड से उठकर धक्का देता है। बोलता है देखो, ये शादी कोई मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई है। मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है सीसी, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ नाम के हस्बैंड हो और कुछ नहीं। ऐसा बोल के उसे धक्का देता है। बोलता है तुम तुम सिर्फ मेरे एक सर्वेंट हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम मेरे बेड पर बैठोगे जिस पर सिर्फ मेरा मेरा प्यार का हक है, ना कि तुम्हारा। जाके ज़मीन पर सो। ऐसा बोलकर उसे धक्का देता है। विंग रोते हुए एकदम नीचे आ जाता है। वो बोलता है मुझे लगा कि उस घर में मेरा ज़िंदगी हेल जैसा था, अब लगता है कि यहाँ पर भी मेरी ज़िंदगी उससे भी बदतर होने वाली है। यही सोचकर विंग रोते हुए नीचे सो जाता है। अगले दिन से घर के सारे काम मैडम लैन विंग से ही करवाती है। उसे नौकरों की तरह बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हर काम करवाती है। बात बात पर उसे सुनाती है। कभी कभी तो उसके ऊपर हाथ भी उठा देती है। विंग सिर्फ रोता रहता है हर वक्त। ऐसे ही एक दिन वांग जी एकदम ड्रंक हालत में था। वो विंग के साथ एकदम फोर्सफुली इंटीमेट हो जाता है। जब अगले मॉर्निंग वांग जी देखता है विंग किस कंडीशन में है, और उसे सब कुछ याद आता है। और उसे क्या बोलते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। इसके चलते वो हमेशा हर रोज़ विंग के साथ वो इंटीमेट होता रहता है। विंग उसे रोकता भी नहीं है क्योंकि वो जानता है कि इसका हस्बैंड है। कभी कभी विंग सोचता भी है ये तो कितना बोलता है कि उसका गर्लफ्रेंड है, उसे वो प्यार करता है, तो उसके गर्लफ्रेंड को उसने धोखा क्यों दिया, वो मेरे साथ इंटीमेट क्यों हो रहा है। और इस बात का जवाब कभी हमें विंग को हमेशा नहीं मिलता था। उससे हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो वांग जी से ये सवाल पूछे। ऐसा ही दिन बीत रहा था। और बीतते बीते कब 2 महीने के आसपास हो गए थे। अचानक आज जो विंग था वो काम करते करते वहीं पर बेहोश हो चुका था। तभी जो मैडम लैन बोलती है क्या ये मर तो नहीं गया, उठाओ वांग जी, देखो इसे उठाओ, जाके चेक करो कि इसे क्या हुआ। तब वो चेक करते हैं तो उसे पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। पर इस बात से घर पे कोई भी खुश नहीं था, कोई भी, यहाँ तक कि वांग जी भी। वांग जी तो मुंह बना रहा था। मैडम लैन भी कुछ भी नहीं कह रही थी, वो इधर उधर मुंह बना रही थी, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। तभी जो वांग जी है वो गुस्से में आ जाता है और उसे बोलता है देखो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने प्यार के साथ अपना ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, उसके साथ बच्चा चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे साथ। तभी विंग बोलता है मैं आपका हस्बैंड हूँ, या तभी विंग की बात को काटते हुए बोलता है देखो, मैं तुम्हें हस्बैंड नहीं मानता। तुम्हारे साथ इंडिपेंडेंट होना मुझे अच्छा लगा, जस्ट लाइक अ वन नाइट स्टैंड, बस ऐसे ही समझना। इससे आगे कुछ नहीं है, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मैं अपनी सीसी को पसंद करता हूँ, उसके साथ शादी करूँगा, उसके साथ बच्चे होंगे, ना कि किसी और के साथ। और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। और हाँ, चलो मेरे साथ। ऐसे बोलकर उसे गुस्से में घसीटते हुए कार में बिठाता है। मैडम लैन मुंह बनाते हुए अंदर चली जाती है और वांग जी घसीटते हुए उसे लेके जाता है, हॉस्पिटल में छोड़ देता है। हॉस्पिटल में जाकर बोलता है एक पेपर, जो अबॉर्शन का पेपर फिलअप करता है, उसे साइन कर। पूरा फिलअप वही करता है, वो लेता है, इसमें कोई मेरा ज़रूरत है, ऐसा बहुत कुछ लिखता है और बोलता है कि इसमें उसने साइन भी कर दिया। और वो डॉक्टर को चिल्लाते हुए बोलता है मैं नहीं चाहता इस इंसान की बच्चे कोख में रहे। हाँ वो मेरे बच्चे हैं, पर मैं इस बच्चे को नहीं चाहता, इसलिए उसका अबॉर्शन करो। विंग गिड़गिड़ा रहा था, उसके पैर तक पड़ चुका था कि छोड़ दो, ये बच्चे मासूम है, ये निर्दोष है, उसे छोड़ दो, छोड़ दो। उसके आगे भीख मांग रहा था, पर वांग जी के कानों में ऐसा लग रहा था कि कोई बहरे कान में बज रहे हैं। वो कुछ भी नहीं कहता है। उसे एक लात मारते हुए बोलते हैं चलो तुम्हारा अबॉर्शन होगा, तुम यही पड़े रहो ना, कल मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आ जाऊँगा। ऐसे बोलते हुए वांग जी वहाँ से चला गया था। विंग बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोता है। वो डॉक्टर भी विंग को देखकर बहुत ज़्यादा कंसर्न फील कर रहा था। वो बोलता है क्या आप चाहते हैं। तभी विंग कुछ सोचता है और एकदम खड़ा हो जाता है और बोलता है डॉक्टर, ये मेरे बच्चे हैं और आप डॉक्टर हैं, आपका काम हमेशा जान बचाना है, ना कि जान लेना।
मैं मेरी बच्ची का ध्यान रख लूँगा डॉक्टर। और हाँ, इस पेपर को ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसे कागज़ में फ़ोल्ड करो कि वो मेरे पास हमेशा रहे, और ये मुझे याद रहे कि मेरे बच्चे का फ़ादर कैसा था। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को पता चले कि उसका फ़ादर कैसा घटिया इंसान है, घटिया, एकदम घटिया। मैं उसे बताऊँगा उसके फ़ादर कैसे है। मैं अपने बच्चों को ख्याल रखूँगा। बहुत होगा, मैं अब मेजर हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद के पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। मैं अब अपनी ज़िंदगी जी लूँगा, ऐसा बोलता है। जब वो बाहर जा रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी, तभी वो जा रहा था। अब ये सब कुछ विंग अपने आंखें बंद कर कर सोच रहा था। अब आगे अगला ऐसा ही विंग ना उस इंसान के साथ, यानी कि, और वो इंसान कोई और नहीं, मिस्टर मोहित थे, जो वापस आ चुके थे। वो विंग को आकर लेकर चले गए थे। अब विंग को वो लेकर चले गए थे। अगले दिन जो वांगजी था, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में वापस मॉर्निंग में उठता है। तभी वहाँ पर ना उसके घर पर उसका ग्रैंडपा आ चुके थे। बोलते, विंग कहाँ है, विंग कहाँ है। तब वो उसके घर में कोई भी कुछ नहीं बताता। तभी जो मास्टर लैन है बोलते, कुरैन, क्या तुम भी मुझे कुछ नहीं बताओगे क्या हुआ। तभी जो कुरैन है वो खड़े होते हैं, बोलते, क्या कहूँ फादर, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या कहूँ। तो आपने एक घटिया लड़की के साथ मेरी शादी करवाई, और मैं शायद उससे प्यार भी करता था। अब पता है, आज मुझे पछतावा हो रहा है कि ये मेरी परिवार है। पता है फादर, मैं हमेशा इस उम्र के आगे कुछ भी नहीं बोलता। पता है आज इस उम्र ने क्या किया है बाबूजी। इस लड़के, सच में वो बहुत इनोसेंट था फादर। उसके साथ आपने शादी किया, और पता है क्या हुआ, उस लड़के प्रेग्नेंट था। पर ये लोग, ऐसा लगा कि वो एक नाजायज़ बच्चे से भी बुरा ट्रीट किया, उसे अबॉर्शन करने के लिए ले गए। वो अब पता नहीं उस किस हालत में होगा, ऐसा बोलते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद लैनी पहले ही शॉक थी, पर वांगजी मुंह बना के कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी जो जो लैन थे, यानी कि जो ग्रैंडपा लैन थे, वो हंसते बोलते, मैंने कितना कीमती चीज़ अपनी ग्रैंडचाइल्ड को दी थी, शायद उसका एहसास उसे नहीं था। पर मैं आज यहाँ पर भी रहना नहीं चाहता हूँ, इस घटिया घर में मैं जा रहा हूँ। मैं मर भी जाऊँगा ना, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मुझे देखो भी। समझ में आया, तुम लोग कभी मुझे देखने तक नहीं आए। तभी कुरैन बोलते हैं, डैड आप। तभी जो लैन बोलते हैं, तुमने भी तो सब कुछ देखता रहा, कुछ भी नहीं बोला ना, तो तुम्हें भी आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और जाते वक्त बोलते हैं, तुम लोग बहुत पछताओगे एक दिन, इतना पछताओगे कि रोने के सिवा कुछ भी तुम्हारे पास बचेगा नहीं। ये मेरा प्रॉमिस है आप सबको। ऐसा बोलते हुए वो चले गए थे। पर इन सबको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। लैन कुरैन अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, बोलते, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी लैन कुरैन बोलते हैं, क्या तुम नहीं कहोगे हनी, जैसा तुम्हारे फादर ने कहा। तभी लैन कुरैन एक स्माइल करते हैं, बोलते, जैसा आज तक तुमने उन लोगों के साथ, उस बच्चे के साथ कितना कुछ किया, मैं कुछ भी नहीं बोला ना। शायद मेरी फादर जैसा बोला, ऐसा एक दिन आएगा, तब भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, प्रॉमिस। ई ऐसा बोलते हुए वो चले गए थे। रानी एकदम शॉक हो गई थी अपनी हस्बैंड का ये रिएक्शन देखकर, फिर भी वो कुछ नहीं कह रही थी। तभी जो वांगजी बोलता है, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ, वो मेरा पैर के नीचे रहेगा, मैं उसे इतना मचलूँगा तो देखते हैं क्या क्या वो करता है। तो ऐसा बोलकर वो गुस्से में उस हॉस्पिटल में जाता है। वो उस डॉक्टर को पूछता है कि विंग कहाँ है। तभी वो डॉक्टर उसे देखकर गुस्से में बोलते हैं, वो यहाँ पर नहीं है, वो चले गए हैं। तो वांगजी बोलता है, चला गया है। अब तो वांगजी का ईगो हट हो गया। क्या, वो कैसे उसे चोट पहुंचा सकता है, उसकी शादी तो हुई है ना, वो कैसे हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। तभी जो वांगजी है उसमें जो जियांग परिवार में, जियांग हाउस में जाता है, और वो चीखते बोलता है, कहाँ है मास्टर। जुयांग के देख कर बोलता है, वो कहाँ है।
आपका जो फ्रेंड्स है कहाँ है? पर जिया है जो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मैडम ही बोलते अच्छा मुसीबत टली, पता नहीं कहाँ मर गया। तो लान वांग जी एकदम शॉक हो गया था कि उसके घर के मेम्बर ऐसा बात करते। फिर भी वांग जी को उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो भी बिना कुछ बोले अपने घर आ गया था। जैसे ही वो घर आता है तभी वहाँ पर एक डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। उसमें जो विंग है डिवोर्स की अप्लाई किया हुआ था। उसमें जो वांग जी देखता है कि डिवोर्स है, तभी वहाँ पर ना सीसी आ जाती है। वो बोलती वाह वांग जी तुम्हारा हस्बैंड ने साइन कर दिया है, देखो तुम जल्दी से साइन करो, ऐसा बोलते। वांग जी भी बिना कुछ सोचे समझे, उसे लगता है कि हाँ मुसीबत टली उसके सर से, यही सोचकर वो भी साइन कर देता है। साइन करने के बाद जो इंसान था उस पेपर को अपने हाथ में लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। 2 दिन के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चला, पर 2 दिन के अंदर जो मिस्टर लैन है उनके पास ये खबर आती है कि अब वांग जी का डिवोर्स पूरा हो चुका है और अब वांग जी अपना ज़िंदगी नई शुरुआत कर सकता है। मैडम लैन और जो मास्टर लैन उन सबको कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा कैसे कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? डिवोर्स तो लंबा चलता है ना, पर कैसा हो गया किसी को पता ही नहीं चल रहा। फिर भी मैडम लैन को ऐसा लग रहा था कि चलो मुसीबत टली, यही सोचकर वो कुछ भी नहीं कह रही थी। अब ऐसा ही दिन बीत रहा था। सिर्फ क्या बोलते हैं 2 महीने बाद जो वांग जी है सीसी के साथ शादी कर लिया था। वो सबके सामने, पूरा वर्ल्ड के सामने बहुत धूमधाम से शादी करता है और उसने वो लोग जियांग को भी इनवाइट किया था क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कुछ नहीं कह रहे थे, तो सब लोग इनवाइट किया था। सब लोग बहुत हैप्पी थे। मैडम यू को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्हें लगता है कि ये मनी है ना उसके पास, पर उसे अंदाज़ा नहीं है कि इस मनी भी कितना टाइम तक रहेगा। और अब ऐसा ही बीत रहा था। वांग जी क्या बोलते हैं जब जब सीसी के करीब आता था वो ना चाहते हुए भी सीसी के करीब जा ही नहीं पाता था। उसे सीसी में हमेशा विंग नजर आता था। वो हमेशा सीसी के करीब जा ही नहीं पाता था। वो खुद से ही परेशान होता था और सीसी भी इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी कि ऐसा कैसा, क्या तुम एक इंसान ही हो ना, क्या तुम्हारे पर फीलिंग नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। बहुत कुछ बोलते थे, बहुत कुछ बोलते थे उसकी। इसके चलते सीसी और वांगजी में लड़ाई चलने लगी। फिर भी वांगजी हमेशा सीसी के साथ एक साथ होने के लिए ड्रंक भी हो जाता ताकि वो होश में नहीं रहे। होश में रहता है तो उसे विंग की याद आती है ना, इसलिए वो होश में भी नहीं रहता था इसके। और ऐसा ही दिन बीत रहा था। दिन कब साल में बीत गए किसको पता ही नहीं चला। अब जो साल 1 साल 2 साल में बीत गए पर वांग जी का कोई बच्चा ही नहीं हुआ। अब मैडम लैन भी अपने लिए ग्रैंड सेल चाहती थी, इसलिए वो वांग जी और सीसी को फोर्स करती थी कि वो बच्चा करें। पर सीसी बोलती थी कि नहीं वो बच्चा पैदा नहीं करेंगे, इसके चलते उसका ब्यूटी खराब हो जाएगा, उसको ग्लैमरस लुक चले जाएगा, इसलिए वो कभी भी बच्चा तो पैदा नहीं करेगी। इसलिए वो ऐसा बोल रहा था। इसके चलते वांग जी तो पहले मान दिया था, पर वांग जी भी धीरे धीरे बच्चे के लिए तड़पने लगा। और अब धीरे धीरे इनमें इतना लड़ाई होने लगी कि वांग जी सीसी से डिवोर्स तक ले लिया था। अब जो वांग जी हैं उसे विंग की याद आने लगी। विंग कितना अच्छा था ना, वो अपने बच्चे के लिए उसे छोड़कर चला गया, पर उसका दूसरे वाइफ जिसे वो प्यार करता था वो लड़की तो बच्चा ही नहीं चाहती। वो कितना रूडली उसके मॉम से बात करती थी, पर आज तक विंग ने एक ऊंची आवाज़ में भी उसकी माँ से बातें नहीं की। वो सबको कितना रिस्पेक्ट देता था, उसका भाई को, उसका फादर को, उसकी ग्रैंडपा को, सबसे कितना प्यार से बात करता था। यहाँ तक कि उसके घर के सर्वेंट से तक वो इतना प्यार से पेश आता था। अब मैडम लैन भी सच में विंग को बहुत ज़्यादा मिस करने लगी। अब उसे समझ में आने लगा कि सीसी और विंग में कितना अंतर है। आज उसे समझ में आने लगा कि उसका फादर इन लॉ क्या बोल के गए। सच में उन्होंने किसे अपने हाथों से दूर फेंक दिया, जिसे अपने सर पर रख कर उसे प्यार करना चाहिए था, उसे लाड प्यार करना चाहिए था, उसे फेंक दिया। जिस कूड़ेदान को फेंकना चाहिए था उसे अपने सर पर पिटा कर रखा। सच में मैडम नाना पछता रही थी। वो एक नज़र अब विंग को ढूंढना चाहती थी।
उन्होंने अपने जो आदमियों को भी बता बोल दिया था कि विंग के बारे में कुछ ना कुछ पता करें। वो चाहती है कि अब विंग का तो कोई नहीं है ना, वो कुछ ना कुछ तोड़ करेगी या फोर्स करेगी तो विंग आ जाएगा। अब विंग के पास तो उसका ग्रैंडचाइल्ड होगा ना, विंग तो ऑपरेशन नहीं किया, इसका मतलब उनका ग्रैंडचाइल्ड, हाँ हाँ, उनका ग्रैंडचाइल्ड ऐसा बोलकर वो हंस रही थी और वो सोचती है कि क्यों ना उसके उसके फादर इन लॉ को ये पता होगा। यही सोचकर वो अपने फादर इन लॉ को बुलाती है। उसका फादर इन लॉ भी आ जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, अब तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया, ऐसा बोलती हैं। तभी इलानी बोलती है डैड, डैड हम हमारा गलती के लिए शर्मिंदा है, हम विंग से पैर पड़कर माफ़ी मांग लेंगे डैड, कि आप प्लीज़ डैड कि आप विंग को बुलाइए। तभी जो ग्रैंडपा लैन है वो हंसते बोलते हैं क्यों बुलाऊँ मैं उसे, नहीं बुलाऊंगा उसे। क्या अब तुम कुछ क्या बोलते हैं उसे फोर्स कर कर यहाँ पर तुम्हारे ही नालायक बेटे के साथ उसका शादी करवाना चाहती हो वापस? नहीं नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, और मुझे पता भी नहीं है, अगर मुझे पता भी होगा तो मैं नहीं बताऊंगी। तुम जैसे घटिया लोगों को सीसी जैसी लड़की सूट करती है, ऐसा बोलती। तो लैंजन भी उसके पैरों पर पड़ जाता है, बोलता है मैं माफ़ी मांगता हूँ ग्रैंडपा। जब उसके पास था मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरे लिए क्या था। अब मैं समझ गया हूँ ग्रैंडपा, वो मेरा प्यार था। आपको पता है ग्रैंडपा, मैं जब सीसी के साथ था मैं उसके साथ रह ही नहीं पाता था, क्योंकि उसमें मुझे विंग की नज़र आती थी। मैं कुछ खाता हूँ तो मुझे विंग, सब में विंग नज़र आता था। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं ये एहसास क्या है। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं अपने दिल से विंग को पसंद करता हूँ, पर मैं प्यार का असली मतलब ही समझ नहीं पाया। अब मैं सब कुछ खो गया, अपने बच्चे को, विंग को, और मैंने एक ऐसा शख्स को अपनी ज़िंदगी में लेके आया जो मुझे लेके आना नहीं चाहिए था। ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे बताइए ना, विंग कहाँ है, मेरे बच्चा कहाँ है, प्लीज़ ग्रैंडपा बताइए, ऐसा बोलता है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं तुम लोग उसे डिज़र्व नहीं करते हो, और मैं नहीं चाहता वो तुम लोगों के साथ रहे। क्या हमेशा गलती करो, उसे हर्ट पहुंचाओ, उसे दुख पहुंचाओ, उसके बाद एक सॉरी फ़ोन लो और सब कुछ ख़त्म? कैसे कैसे? उसने कितना सफ़र किया है अपने हस्बैंड को किसी और के साथ बांटना कोई भी नहीं जानता, फिर भी वो सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ। और तुमने उसके बच्चों तक को मारने की कोशिश की। इसके बाद वो कभी भी तुम्हारे पास आना चाहेगा? बिल्कुल नहीं आएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ आए। ऐसा बोलते हुए मास्टर वहाँ पर रुकते नहीं, वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो मैडम लैन है कुरन की तरफ देखते बोलती हस्बैंड तुम कुछ बोलो, अपने हस्बैंड अपने फादर को बोलो ना, तुम्हारे बात मानेंगे। तभी जो लैन कुरन हंसते बोलते मैंने उस दिन तुम्हें क्या प्रॉमिस किया, ही उस वक्त विंग के साथ कितना कुछ हुआ, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने उस दिन तुम्हें क्या बोला, आज भी मैं कुछ नहीं बोला। एक दिन तुम पछताओगे भी, उस वक्त भी मैं कुछ नहीं बोला, तो मैं आज भी कुछ नहीं बोलूँगा। बाय, जो कुछ भी करना है तुम दोनों को करना है। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। लानी एकदम धड़ाम से बैठ जाती, उसके आंखों से अब लगातार आंसू बह रहे थे। उसके घर में तो सब कुछ आया था, सुख शांति, और उसी ने सबको अपने हाथों से दूध फेंक दिया। अब वो क्या करे, कुछ नहीं कर पा रही, वो सिर्फ रोती रहती है। अब जो वांगजी था वो ना किसी और से ट्रेड करता है, अब तो वो हद से ज़्यादा कोल्ड हो चुका, क्योंकि अब उसे हर जगह विंग नज़र आने लगा। विंग किस तरीके से उसे ख्याल रखा, उसके लिए खाने के लिए बनाता, उसका शर्ट सब कुछ सही करवाता, जो वाइफ करती है हर काम उसने किया है। पर वांगजी जब उसका एडवांटेज लिया है और कुछ नहीं, अब उसको एहसास हो चुका है कि वो गलत है। फिर भी अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब सब कुछ टाइम चला गया है। अब पछता कर क्या करें। अब ऐसा ही और पूरा लगभग पूरा 5 साल बीत गया, 5 साल बीत गया था। दूसरी तरफ इन 5 सालों में जो वांगजी है पूरी तरीके से कोल्ड बन चुका, अपना उसके आसपास किसी लड़की ओमेगा या लड़का ओमेगा किसी को भी आने नहीं देता था। वो हर वक्त सिर्फ विंग की तलाश में ही रहता है, और उसे इन बीच पता चला कि वो विंग के बारे में सब कुछ जानना चाहता था कि उसका विंग कैसा था। तो तब उसे पता चला कि विंग की मदर फादर की डेथ उसके 10 साल में हुआ। उसके बाद जियांग परिवार ने, उस मैडम यू ने कैसा विंग के साथ बर्ताव किया, ये सब कुछ जानने के बाद तो
वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए वो हमेशा जो यू को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। वो जियांग परिवार को बहुत सताता था। जो उसका जो ग्रैंडपा जितना पैसा दिया था वो सब कुछ ले लिया। अब जो जियांग परिवार है वो कंगाल हो चुके थे, उनके पास कुछ नहीं था। अब तो वो बहुत बुरी कंडीशन में थे। और जब जो बींग इनके मारे वांग जी ये सब कुछ छोड़कर बैठा हुआ था, वो बोलता है, बींग अब लगभग 5 साल हो चुके हैं, कहाँ पर हूँ, बच्चे कहाँ हैं, कैसे है हमारा बेटा, हमारी बेटी है या बेटा है, कैसे हो तुम भी, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने अपने नाक रगड़ूंगा, अपने घुटनों पर आ जाऊंगा, प्लीज़ वापस आ जाओ भी। ऐसा बोल रहा था। वो कुछ देख रहा था, किसी से बातें कर रहा था, किसी क्लाइंट से। तभी उसी की नज़र किसी पर अटक जाती है और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो किसी से बात करता है, बोलता है, ये कौन है, आपको पता है? तभी वो बोलता है, हाँ ये पता है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मिस्टर शिन है ये। ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते ही वांगजी बोलता है, ये वो है मिस्टर वे शिन है ना? हाँ 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 हाँ, जो वे कंपनी का ओनर है ये। ऐसा पता चलता है तो वांगजी बहुत बड़ी स्माइल करता है, बोलता है, "हम्म, कोई भी कुछ भी करो, उन्हें कैसे भी कर कर वापस चाइना लेकर आओ, उसके बाद जो भी होगा मैं देख लूँगा", ऐसा बोलता है। तो वो दौड़ कर घर जाता है और फिर हमको बताता है कि मॉम, मैंने विंग को ढूंढ लिया, विंग पहले जैसा नहीं है मॉम, वो बदल चुका है, वो बड़ा इंसान बन चुका है मॉम, वो बड़ा इंसान बन चुका है। ऐसा बोलकर वो बताती है कि विंग अब वे इंटरप्राइजेस कंपनी का वे इंटरप्राइजेस कंपनी का ओनर है मॉम, ओनर है, ऐसा बताते हैं। तभी जो यू है, यानी कि मैडम लैन है, वो घबरा जाती है, बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि विंग हमें माफ़ करेगा, जितना कुछ भी हमने उसके साथ किया? पहले तो उसके पास कुछ नहीं था, वो बड़ा कंपनी का ओनर है, क्या वो हमें माफ़ करेगा? तभी जो वांगजी बोलता है, मॉम मुझे कुछ नहीं पता मॉम, कुछ भी नहीं पता, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, मैं माफ़ी मांगूंगा मॉम, मैं बस उसके साथ रहना चाहता हूँ। अपने पहले मुझे मैं जब जब गलत करता हूँ अपने काश रोका होता मॉम, तो मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं होती। ऐसा बोलते हैं तो लैनी अपनी सर को झुका लेती है, वो कुछ नहीं बोलती। और तभी क्या बोलते हैं, जो मिस्टर वे हैं वो लैना क्या बोलते हैं चाइना आने वाले हैं, ये खबर चारों तरफ फैल चुका था। और यानी कि मिस्टर वे कंपनी के ओनर का फेस भी सबके सामने जो वांगजी है जानबूझकर रिवल किया है, ताकि विंग के पास कोई ऑप्शन ही ना बचे चाइना लौट कर आने की। इसलिए वो पहले से सब कुछ कर दिया था। जैसे ही चियांग परिवार को विंग का बड़ा कंपनी का होने का सच पता चलता है, मैडम यू के चेहरे पर एक कटीली स्मेल आ जाती है। बोलती है, अभी भी उसका परिवार है, मैं उसे मना लूँगी, या कहूँ ग्रैंड ग्रैंड उसके ग्रैंडपा मना लेंगे, है ना? क्योंकि हम उसके ग्रैंडपा उसके फादर के फादर हैं, तो विंग को ना चाहते हुए भी यहाँ पर आना होगा, क्योंकि मेरे बेटे उसके बाप की तरह निकम्मे निकले, अब मैं उसकी फ़ायदा उठाऊंगी। ऐसा बोलकर स्माइल करती है। दूसरी तरफ जो विंग था वो आराम से बैठा हुआ था। तभी अंदर एक इंसान आता है, बोलता है, विंग तुम्हें पता है क्या चल रहा है? तो तभी विंग बोलता है, मुझे पता चला, ये सब कुछ उस लैन वांगजी ने किया है, जानबूझकर मुझे बाहर करवा रहा है। तभी पीछे से एक लेडी आती है, बोलती है, होने दो, हम इतने साल शांत रहे तो वो लोग इसका गलत फ़ायदा उठा दिया, चलो कोई बात नहीं, अब हमारी बारी है विंग, तुम तैयार हो ना? ऐसा बोलते हैं। तभी विंग बोलता है, जी 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 मैं तैयार हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ? ऐसा बोलता है। तभी विंग को पैट करते हुए लेडी बोलती है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ करूँगी, तुम चिंता मत करो, बस चलो। और तभी 2 बच्चे दौड़ कर वो आते हैं और बोलते हैं, ग्रैंड मदर कैसी हैं आप? ऐसा बोलते हैं। तभी वो लेडी बोलती है, तुम्हारी ग्रैंड माँ बहुत अच्छी है, तुम्हें पता है हमें कल चाइना के लिए निकलना होगा और उस दिन उस इंसान का सामना होगा,
तो दोनों बच्चे के फेस ना एकदम गुस्से में आ जाते हैं। बोलते हैं, उन्हें 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 देखना पड़ेगा। ठीक है, हम तैयार हैं, ऐसा बोलते हैं। विंग कुछ नहीं बोल रहा था। विंग सोचता है क्या हुआ है इन 5 साल में। जैसे ही मास्टर मो ने जैसा ही क्या बोलते हैं जैसे ही मास्टर मो ने विंग को वहां से गाड़ी में बैठकर लेके आए थे, वो लोग लंदन आ चुके थे। लंदन में उस विंग को उन्होंने किसी एक लेडी के सामने खड़ा किया था। जैसे ही वो लेडी विंग को देखती है, वो दौड़ कर जाकर विंग को गले लगा लेती है। बोलती है, मेरा मेरा ग्रैंडचाइल्ड कितना सफ़र किया है, कितना सफ़र किया है, ऐसा बोलती है। तभी विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बोलता है, ग्रैंडसन। तभी वो बहुत कुछ बताती है विंग को। विंग शांत से सुनता है और आखिर में उसे गले लगा लेता है। बोलता है, ग्रैंडमा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ। तभी जो मास्टर मो थे वो कुछ पैसा विंग के हाथ में देते हैं। बोलते हैं, ये तुम्हारा फादर का है, तुम्हारा फादर का। तुम्हें पता है जब तुम्हारे फादर काम करते थे, ये सिर्फ उनका सैलरी का अमाउंट है। वो मुझे हमेशा मुझे फादर की तरह समझकर कुछ पैसा मुझे दे देते थे। मैंने हमेशा उसे वेस्ट नहीं किया, उसे जमा कर कर रखा। ये तुम्हारे फादर का पैसा है बेटा, ले लो, ले लो, इसे रख लो, ऐसा बोलता है। तो विंग ले लेता है। उसके बाद वो दिन रात ये कर दिया। वो हमेशा अपना खड़ी मेहनत करा। तभी उसका प्रेगनेंसी का टाइम भी चल रहा था। जब वो 5 महीने का प्रेग्नेंट था, तब उसे पता चलता है कि वो ट्विंक्स बेबी से प्रेग्नेंट है। विंग बहुत खुश था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक नहीं बल्कि 2 हैप्पीनेस आने वाली है। जब 9 महीने के बाद विंग ने एक बॉय, अल्फा बॉय और एक ओमेगा गर्ल को जन्म दिया था। विंग बहुत हैप्पी था। उसने अपने बेटे का नाम वी वी शिन रखा था। अपनी बेटी के नाम वी हुआ रखा था। वो बहुत हैप्पी था अपने दोनों बच्चे के साथ। उसने अपनी कंपनी का नाम, अपने बड़ा बेटे का नाम में वी शिनवे रखा था, क्योंकि वो अपनी फादर के नाम को अभी भी आगे बढ़कर रखना चाहता था। इसलिए उसने अपने बड़े बेटे के नाम पर ही अपना कंपनी को स्टार्ट करवा दिया था। अब ऐसे ही कम से कम 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में उनकी ग्रैंडमा ने उनके बच्चे को सब कुछ बता दिया था कि क्या कुछ उसकी मदर के साथ नहीं हुआ, उसके फादर क्यों नहीं है, उसके फादर कौन है, सब कुछ उन दोनों बच्चों को सब कुछ शुरुआत से आगे तक सब कुछ पता था। तभी वो बच्चे बोलते हैं, मॉम हम रेडी है ना चाइना जाने के लिए। वो लोग इतना गलत करने के बाद भी बहुत हैप्पी है मॉम, हमने कुछ नहीं गलत किया और आपने तो कुछ भी नहीं किया मॉम, हम जाएंगे ना। तो जो विंग है बोलता है, ठीक है, अगर मेरे बच्चे यही चाहते हैं तो हम यही करते हैं। ऐसा बोलकर वो लोग अगले दिन के लिए फ्लाइट पर बैठ चुके थे। दूसरी तरफ जो लैन फैमिली है, वो हर मुमकिन कोशिश करना चाहती है कि विंग को वापस पाने के लिए। दूसरी तरफ जो जियांग परिवार है, वो तो मैडम यू तो अलग प्लान में है कि विंग को अब उनके लिए काम करना पड़ेगा। सब कुछ वो कैसे भी कर कर अपने अंडर कर लेंगी, पर वो आगे वाला खतरा से अनजान है कि उनके साथ अब पूरी तरीके से क्या होने वाला है। उन्हें आइडिया तक नहीं है कि ये वो बच्चा नहीं है जिसे ये लोग बुली किया है। वो नहीं जानते जो ये विंग आ रहा है वो कौन है। तो और ऐसे ही उस दिन बीत जाता है और अगले दिन पूरा जो लैन परिवार और जियांग परिवार एक साथ थे। पांग जी जियांग परिवार को एक साथ देखना नहीं चाहता था, फिर भी उसे पता था कि ये लोग कहीं ना कहीं उसका परिवार है। विंग कहीं ना कहीं इनकी बात मान जाएगा, इसलिए वो ना चाहते हुए भी जियांग परिवार भी साथ थे। तभी जो मैडम लैन और यू थी वो बोलती, हमें सारा प्रेस का भी मदद लेना होगा और हम उस प्रेस के सामने ये बताते हैं कि पांग जी उसका हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, तो ना चाहते हुए भी विंग को हमारे साथ होना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। पांग जी कुछ नहीं कह रहा था, बस उसे तो विंग को देखना ही था ना। ये लोग बहुत ज़्यादा मीडिया प्रेस सब कुछ लेकर वहीं पर खड़े थे। और उस दिन जो वे इंटरप्राइजेस कंपनी यानी कि वेशिन इंटरप्राइजेस कंपनी की ओनर यानी कि विंग को बुलाते हैं। तो विंग भी अपनी गाड़ी से उतर कर
आ रहा था। पहले तो विंग ही आ रहा था। विंग के पीछे पीछे उसके दोनों बच्चे आ रहे थे। जब वांग जी अपने बेबीज को देखता है, उसकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। उसका जो अल्फा बेटा था वो बहू सिर्फ उसका ही, ऐसा कहते हैं, ट्रू कॉपी था, कॉर्बन कॉपी था। जब लैनी देखती है अपनी ग्रैंडसन को, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उन्होंने एक वक्त पर क्या कर दिया, इस इसे मारने के लिए बोल दिया। तभी उसके साथ और एक बच्ची को देखकर सब लोग चौंक गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भी हद तक वांगजी और विंग की दोनों के मिक्सचर लग रहा था। वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कौन है। तभी कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। वांगजी की आंखों से तो लबालब आंसू बहे जा रहा था। वो भी कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी जो सारा मीडिया थे वो बोलते, हेलो मिस्टर विंग, ये यही आपका नाम ना? तभी जो विंग हंसते बोलते हैं, हाँ मेरा नाम विभूषण है। और शायद आपको तो पता ही होगा, मैं एक टाइम पर जो बिजनेस पे रूल करते हैं मिस्टर वे चांग से कांसी सरन की बेटा हूँ, ऐसा बोलते हैं। तभी वो बोलते हैं, हाँ शायद वो तक जब तक था जब मेरी फादर थे, और उसके बाद ये कंपनी तबाह हो चुका, ऐसा बोलते हैं। तो जो जो मैडम यू थे अपनी मुट्ठी को कस लिए थे। क्या बोल रहा है ये लड़का? ये बोलना चाहता है कि जो बाकी के जियांग फैमिली के मेंबर हैं वो निकम्मे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कहते हैं। तभी जो मैडम यू है आगे आते हुए बोलती है, विंग बेटा, तुम जियांग परिवार के बेटे हो, हाँ जो तुम उनके बेटे हो, तुम ऐसा कैसे अलग से कैसे रह सकते हो? तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो, तुम ऐसा नहीं जा सकते। और तुम अपने हस्बैंड को, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम दोनों में मनमुटाव था, फिर भी तुम्हारे बच्चे हैं। अपने हस्बैंड के, अपने अल्फा फादर के बिना कैसे रहेंगे उसके बच्चे? हाँ हमारी फैमिली का हिस्सा होकर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी जो लैनी है वो भी आगे आते हुए बोलती है, विंग हमें हमें माफ़ कर दो, हमने जो कुछ भी किया, फिर भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाओ। अपने बेटे के लिए एक चांस दे दो वांग जी को, ऐसा बहुत लोग बोल रहे थे। तभी जो मीडिया के लोग थे वो बोलते हैं, क्या हुआ, ये क्या बोल रहे हैं? तभी जो मैडम यू बोलती है, ये इसका फादर जो वे चांग से हैं और मेरा हस्बैंड फेनमियन, दोनों भाई हैं। और ये हमारा परिवार में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और हमसे छोड़कर विंग चला गया। और इसका हस्बैंड के साथ भी थोड़ा सा लड़ाई हो गया और इसके चलते उसने हमें छोड़कर चला गया। हम हमारी गलती के लिए गिल्टी हैं, ऐसा बोलकर बहुत ज़्यादा रोने का नाटक करते हैं। तो मीडिया भी इनकी बातों में आते हैं, बोलते हैं, क्या आप अपनी फैमिली को माफ़ नहीं कर सकते? प्लीज़ मिस्टर वे एक चांस दे दीजिए, ऐसा बहुत कुछ बोल रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है हंसते हुए, फैमिली? कौन सा फैमिली और काय का फैमिली? यहाँ पर कोई भी विंग का फैमिली नहीं है। हाँ ये बोल सकते हैं कि लैन बांग जी उसका हिज हस्बैंड था और लैन परिवार के साथ शायद विंग का कोई रिश्ता हो सकता था, शायद अभी ख़त्म हो चुका है, पर जियांग परिवार के साथ उसका कोई नाता नहीं। ऐसा बोलते हुए एक लेडी आ रही थी। अब जो मास्टर जियांग थे उनके हाथ की मुट्ठी कस ली थी। तभी जो मैडम यू थी वो तो बहुत उछलते हुए बोलती, आप कौन है? आपने कैसे बोल दिया कि विंग हमारा फैमिली का मेंबर नहीं है? तभी जो वो लेडी आती है वो बोलती है, उस लेडी को देखकर सब लोग पहचान गए कि ये कौन है, ये बाओशन सरन है। बहुत ज़्यादा फेमस एक बिजनेस वूमन जो फॉरेन कंट्रीज में रूल करती हैं। तो सब लोग वो करते बोलते हैं, मिस्टर शरण। तभी विंग के जो ग्रैंडपा थे यानी कि मास्टर जियांग, वो शॉकिंगली देखते हैं। तभी बाओशन सरन हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा तुम नहीं बताओगे कि सच्चाई क्या है? क्या ये सच में तुम्हारा पोता है? क्या अभी भी चुप रहोगे या सच बताओगे? तभी पीछे से मास्टर मुंह आते बोलते हैं, कैसे बताएंगे मैम, ये लोग सच आएगा तो इनकी असली चेहरा भी तो बाहर आ जाएगा, इसलिए वो नहीं बताएंगे। अब तो जो मास्टर जियांग थे उनकी फेस से पसीना आना शुरू हो गया था। तभी जो मीडिया थे वो बोलते, क्या हुआ, क्या आप हमें कुछ बताएंगे? तभी जो बाओशन सरन है वो एक ड्रामेटिकली हंसते हुए बोलते, मुझे लगा कि फैमिली मैटर्स फैमिली के अंदर रहना चाहिए, पर जो जियांग परिवार है बहुत उछल रही है, मेरी ग्रैंडचाइल्ड को अपना बनाने का कोशिश कर रही है।
तो मुझे तो उनका औकात उन्हें दिखाना पड़ेगा ना। अब सारे लोग एकदम स्टिफ खड़े हो गए, जियांग परिवार भी स्टिफ हो गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम शांत हो गए थे। तभी मैडम ये चीखते बोलते, आपका ग्रैंडसन नहीं है, उसका सिर्फ हम फैमिली है, हम उसमें सब कुछ में सिर्फ हमारा राइट्स है, आपका नहीं। तभी जो भौजन सरन है एक कस के स्लैप मारते हुए बोलती, तुम्हें तो सच में मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगी, तुमने मेरी ग्रैंडचाइल्ड को इतना परेशान किया है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता है? तो ठीक है, आज तुम सबके खाली चिट्टे ना मैं यहीं पर खोलती हूँ कि ये लोग का असली चेहरा कौन है। तुम्हें पता है ना, तुम इसीलिए चिढ़ती थी ना, कि मेरी बेटी से इसलिए चिढ़ती थी कि तुम्हारे जो फादर इन लॉ है ज़्यादातर प्यार उसे करते हैं, तुम्हें नहीं। तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उसे नहीं। इसलिए इतना ज़्यादा चिढ़ती थी ना तुम मेरी बेटी से। अब मैडम यूँ एकदम शांत हो गई, वो एकदम घबराते हुए बोलती, क्या काम से आपकी? तभी बॉसन सर और एक खींच के स्लैप मारते हुए बोलती, हाँ काम से मेरी बेटी है, मेरी। अब कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी बॉसन सर आगे बोलती है, तुम्हें जानना है कि तुम्हारे जो फादर इन लॉ है क्यों मेरी बेटी को कुछ नहीं कहते हैं, तुम्हें कहते हैं? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि अपना हमेशा अपना होता है, पराया हमेशा पराया होता है, इसलिए इतना कुछ हुआ। क्योंकि अपने में बहुत ज़्यादा न क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए, पराया कैसा भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है ना। मास्टर जियांग कुछ नहीं बोलते, अपने सर को झुका लिया था। तो मैडम ये बोलते, क्या मतलब है आपका? तभी बॉसन सर हंसते हुए बोलते, चलो तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें पता है जो तुम्हारे जो क्या बोलते हैं फादर इन लॉ है, उनका सिर्फ एक ही लौता संतान है, वो भी सिर्फ फेनमियान। तो मैडम यूँ शॉकिंगली देखती है। बॉसन सर ने ड्रामेटिकली हंसते हुए बोलते, हाँ हाँ, क्योंकि वे चांग से मिस्टर चियांग की बेटा ही नहीं है, क्योंकि जो वे चांग से उनका दोस्त का बेटा है, उनका दोस्त का बेटा जो मर गए थे, तो उनके फ्रेंड की बेटी को उन्होंने अपने साथ लेकर आकर अपना बेटा बनाकर उसे बड़ा किया। जब उसे पता चला कि जो उसका दोस्त का बेटा उसके दोस्त की तरह ही बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, उसकी फादर की तरह ब्रेनी है, तो उन्होंने जो 12 साल के बच्चे को अपने फ़ायदा के लिए उसकी कंपनी में काम करवाया, अपने बेटे को मौज मस्ती करने दिया, एक उसे आराम से ज़िंदगी दी। पर वेचांग से हमेशा मेहनत करना लगा, क्योंकि सिर्फ मिस्टर जियांग को एक ऐसा नौकर चाहिए था जो उसके इशारों पर सब कुछ करे। सिर्फ अपने बेटे का दाव खेल कर उसे इतना ज़्यादा काम करवाया, इतना ज़्यादा काम कर। जब उसे पता चला कि उसका बेटा किसी से प्यार करता है, वेचांग से किसी से प्यार करता है, वो जानने की भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि उसे वेचांग से भी कोई मतलब नहीं था। वेचांग से जब तक उसे प्रॉफिट दे रहा है तब तक ही उससे फ़ायदा था, इसलिए वेचांग से किसी से प्यार करता है, इसलिए वो रोक टोक नहीं लगाया। जब तुम्हारी बारी आई, क्योंकि तुम उनके एकलौते बेटे की वाइफ होने वाली थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, इतना ज़्यादा, क्योंकि तुम उनके अपने खून के बेटे हो ना कि पराया हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। ऐसा बोलते हैं तो मास्टर जी हम एकदम घुटनों पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं, मुझे 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 माफ़ कर दो। विभूषण सर एक खींच के तमाचा मिस्टर चियांग को देते हैं, बोलते हैं, तुम जैसे नीच इंसान को मैं क्यों? तुमने उस बच्चे को अपने नौकर की तरह इतना काम करवाया। अगर तुमने शायद विंग के साथ अच्छा बर्ताव किया होता तो शायद मैं तुम्हें माफ़ करती। जब तक मेरा सनीला का फ़ायदा उठाना तुमने उठा दिया। जब मेरा सनीला का डेथ हो गया, तुमने उस बच्चे के साथ इस यू ने कितना बुरा किया। उसे पढ़ने नहीं देती थी, उसे नौकरों की तरह काम करवाती थी, याद तक कि उसे लैंड्स के यहाँ बेच भी दिया था। फिर भी तुमने देखते रहे, क्योंकि वो तुम्हारा खून नहीं था ना, तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड नहीं था। आज तुम इसे क्यों आए? क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा पैसा है, तो तुमने अपना फैमिली होने का झूठा दिखाकर तुम्हें इसे अपना कर इसका पैसा सब कुछ लूटना। तुम जैसे नीच लोग इसके बराबर भी नहीं आ सकते, क्योंकि
लोग इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखते, ना इसे पाला ना इसे पोछा, क्योंकि 10 साल तक इसकी मदर फादर उसका ध्यान रखा। उसके बाद तुमने इसे पढ़ाने के भी नहीं दिया था, इसे मैं पढ़ाई थी, वो भी मिस्टर मो की मदद से। मैं इसका ख्याल रखा, इसका खर्चा उठाया। 2 महीने में यहाँ से गायब क्या हो गई तुम लोग। मेरे बेटे के साथ इतने घटिया एक घिनौना इंसान के साथ करवाया, जो किसी और से पहले ही प्यार करता था। उस घर में भी हेल्प से बदतर था मेरे बेटे की जिंदगी, और वहां पर भी उसे वही जिंदगी दिया तुम लोगों ने। वहां पर तो वो लोग मेरे ग्रैंड चाइल्ड को, होने वाले ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को भी मारने के पीछे पड़ चुके थे। इतना घटिया लोगों के साथ किया। अब पूरा लैन परिवार अपना सर को झुकाए हुए खड़े थे, कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी बाउसन सरन आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती, यहाँ पर किसी को राइट्स नहीं है मेरे बेटे को अपने बोलने का। वो सिर्फ मेरा नाती है, सिर्फ मेरा। तुम लोग तो ना ब्लड रिलेटिव हो ना उसका देखभाल करने वाले, सिर्फ उसका फ़ायदा उठाया। तो सारे जो रिपोर्टर्स थे वो लोग बहुत डिस्गस्टिंग नज़रों से उन्हें देख रहे थे। जो जियांग परिवार थे एकदम सर को झुकाए हुए वहाँ से चली गई थी, क्योंकि बाउसन सर ने उनकी औकात उन्हें अच्छी तरीके से दिखा दिया था कि वो लोग क्या है। तो अब मैडम यू की मुँह तो एकदम बंद हो गई। उन्हें लग रहा था कि जो वो रास्ते पे है वो अब संभल जाएंगे, पर ये रियलिटी सच में उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा था, इसलिए वहाँ से चले गए थे। अब सिर्फ लैन परिवार वहाँ पर खड़े थे। लैन परिवार की हिम्मत ही नहीं हो रही थी ऊपर उठने का। तभी बाउसन सर उनके पास आती है, बोलती है, क्या हाँ आप अपनी ये का माफ़ी मांगोगे और मेरे ग्रैंडसन आपके साथ आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास तो मैं अपनी ग्रैंडसन को आने ही ना दूँ, तुम जैसे घटिया लोगों के पास। और क्या तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये दोनों बच्चे? तभी दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी जो बाउसन सर हंसते बोलते, तुम लोग को क्या पता होगा, है ना? तुम लोग तो ये जब बच्चे थे तभी इन बच्चों को मारने के लिए तुम लोग ने साइन करवा दिया, है ना? तो शायद तुम लोग को पता नहीं होगा। बीइंग एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को कैरी कर रहा था। देख लो, ये दोनों तुम्हारे ही ग्रैंडसन या तुम्हारे ही बच्चे हैं। कैसे लग रहे हैं? जैसा तुम्हारी बेटे की तरह दिख रहे हैं ना, हूबहू। क्या छोड़ो, और इस पर तुम दोनों का कोई अधिकार नहीं। जिस बच्चे को तुम लोग बच्चे जब जन्म भी नहीं दे रहा था तभी मारने की कोशिश की। और मैं जानता हूँ कि तुम लोग इस बच्चे से क्यों पड़े हुए हो। तुम्हारी बेटे ने दूसरी शादी भी कर लिया ना। हाँ, याद आया, याद आया। वो एक बच्चे जन्म देने से मना कर दिया, है ना, क्योंकि उसका ब्यूटीफाइल हो जाएगा। तो आपको याद आ गया कि एक ऐसा एक इंसान है, एक उनका हमारा ऐसा एक सर्वेंट है जो उन लोगों की मदद भी करेगा, और जब बच्चा पैदा करने का मशीन भी है, इसके चलते तुम्हारा फाइल भी आ जाएगा और उसका यूज भी आप कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वो बोला है, इनोसेंट है। कुछ भी तुम लोग माफी मांगोगे तो वो इंसान माफी क्या बोलते हैं, आपको माफी दे देगा। इसलिए है ना। तो लैन परिवार एकदम शांत हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बच्चों को जियत नहीं, तुम्हें दोनों बच्चों को तुम लोग कैसे थे? उसकी ग्रैंडमा कहती है वो कैसे हैं, और उसका जो brother है इतना घटिया इंसान है, मैंने बता दिया था। तुम देखना चाहोगे अपनी ग्रैंड चाइल्ड की आंखों में खुद के लिए नफरत? तभी वो बोलती है, शिन आगे आओ। और हुआ भी हुआ, इधर आओ बेटा। तभी दोनों बच्चे बोलते हैं, हमें सब कुछ पता है, आप लोग कैसे हो। तो खबरदार आप मेरी मॉम की करीबी आने की कोशिश की तो हम नहीं चाहते आप जैसा फादर, आप जैसा फैमिली। ऐसा बोलते हुए वो एकदम बाउसन सरन के पास आ जाती। लैनी वहीं पर घुटनों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी, अपनी ग्रैंड चाइल्ड के मुंह से इतना, अपने लिए इतना कड़वा शब्द सुनकर। बाबूजी तो जमीन पर एकदम गिर गया था। और वो लोग यहाँ पर रुकते नहीं हैं, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, एकदम से चले जाते हैं। वहाँ पर जो लैनकुरन थे वो कुछ नहीं बोलते हैं, और वो बोलते हैं, सिजान यहाँ से चलो, हमें जाना है, कंपनी में काम करना है। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। सिर्फ वहाँ पर लैनी थी और जो वांगजी थे, दोनों फुट फुट कर रोने लगे। बोलते, मेरे मेरे बच्चे, मेरा एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं, पर क्या फ़ायदा, मैं अपने ओमेगा के पास नहीं जा सकता, अपने बच्चों के पास नहीं जा सकता।
मैंने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ मुझसे छीन गए, अब मैं क्या करूं? ऐसा बोलकर रो रहा था, बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। लैनी सदमे में चली गई थी। वो घर में अब तो सिर्फ घर में बैठी रहती थी एक बुत की तरह। अब तो वो एक क्या बोलते हैं, एक पुतले की तरह हो गई थी। वो ना किसी से बात करती है, उसका हालत बहुत बिगड़ चुका था। वो बीमार रहने लगी। वांग जी कैसे तैसे कर कर विंग का एड्रेस पता करता है। वो हर रोज विंग के पास आता है, विंग के सामने घुटनों पर बैठता है, उसे ब्लीड करता है, बोलते प्लीज एक चांस दे दो। हर रोज विंग के घर में के सामने खड़ा रहता है, बहुत मिन्नतें करता है, बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, पर विंग कुछ भी नहीं कहता। भाउसन सर ने अपने बॉडीगार्ड से बोलकर उसे बाहर फेंकवा दिया था। दूसरी तरफ जो भाउसन सरन है, उसने मैडम यू और जो मिस्टर जियांग थे, उनका नामो निशान तक मिटा दिया था। किसी को खानो खान पता ही नहीं चलता है कि जियांग परिवार के साथ हुआ तो हुआ क्या है। और और वो जो मैडम लैन थी, उनका हालत भी पता चलता है। वो हंसती है, जो कोई भी मेरे बेटे के साथ किया, उनके साथ मैं कुछ करना चाहती थी, पर देखो ऊपर वाले ने उसे उसका दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया है। अब मैं क्या करूं भला? ऐसा बोलकर वो हंसती है। पर वांग जी अपना सब कुछ अब छोड़ दिया था, सब कुछ। वो पूरा लैन परिवार को छोड़ दिया था कि माँ से वो बात ही नहीं करता, और वो घर से भी सब कुछ बेदखल कर कर वो सिर्फ हमेशा बीन के पास आ चुका था। बीन से बहुत मिन्नतें करता था, रोता था। हौसन सर से मिन्नतें करता था, विंग से मिन्नतें करता था, अपने जो बच्चे थे जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उनसे भी मिन्नतें करता था, बहुत मिन्नतें करता था। वो बच्चे, हाँ, कितना भी कह दें कि उनके फादर से नफरत करते थे, फिर भी बच्चे उन्हें फादर की तड़प थी। वो भी हर कोई अपना जो फादर के साथ आते थे, उसे देखकर वो बच्चे तड़पते थे अपने फादर के लिए, बहुत ज़्यादा तड़पते थे, पर वो बच्चे कहते नहीं थे। और हर रोज़ जो वांगजी के जो आंसू, जितना गिड़गिड़ाना अपनी मदर के सामने, उनके ग्रैंड माँ के सामने, यानी कि उनके सामने, ये सब कुछ देखकर वो बच्चे भी रो रहे थे। उन बच्चों को भी क्या बोलते हैं, उनके बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन वो बच्चे बिना खाए एकदम बेहोश हो चुके थे। तभी ये बात विंग को पता चलता है, तो विंग भाग कर जाता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ। तब डॉक्टर बताते हैं कि पता नहीं, बच्चे हैं, बच्चे सारा चीज़ें बोल नहीं पाते हैं, कुछ चीज़ें शायद उनके मन के अंदर कुछ स्ट्रेस दे रही है, इसलिए वो अब पता लगाने की कोशिश करें कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तो वांग विंग हाँ में सर नोट करता है। उसके बाद वो अगला अगले एक हफ्ते के लिए बच्चे को नहीं बेचता है। विंग वांग जी अपने बच्चों को एक हफ्ते नहीं देखकर बहुत परेशान हो रहा था, वो पागल हो चुका था, वो रो रहा था अपने किए के लिए। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, पछतावा था। वो क्या करे, वो कितना माफ़ी मांगे, फिर भी कोई भी उसे माफ़ी करने के लिए तैयार ही नहीं था। अगले हफ्ते जैसे ही बच्चे जाते हैं, वो देखते हैं कि उसका फादर स्कूल के सामने खड़ा होकर उसे देख रहे हैं। उसकी बच्चे के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी, पर भी फिर भी वो बच्चे कुछ नहीं कह रहे थे। जैसे ही वांगजी अपने बच्चे को देखते हैं, उसके फेस में भी स्माइल आ गई थी, फिर भी वो बहुत ही खुशी से अपने बच्चे के पास जाता है, उसकी चॉकलेट देता है। बच्चे कुछ भी नहीं बोलते, फिर भी वो चॉकलेट ले लेते हैं। पिंग उस दिन वो लीव लेकर अपने बच्चों को फॉलो कर रहा था। वो समझ पा रहा था कि अपने बच्चे को स्थिति क्या है। तभी विंग बोलता है, एक बच्चों के लिए उसकी मदर फादर दोनों ज़रूरी होते हैं। मेरे पास मुझे भी कितना मैं तड़पता था अपने मदर फादर के लिए। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी पांगजी को एक चांस नहीं दे सकता, नहीं दूंगा भी, पर अपने बच्चों के लिए उसका फादर चाहिए। ऐसा बोलता है, एक गहरी सांस लेता है, घर पे आकर अपनी ग्रैंडमा को सब कुछ बता देता है। तभी उसका ग्रैंडमा बोलती है, तुम क्या चाहती हो विंग? तभी विंग एकदम ऑनेस्टली जवाब देता है, ग्रैंडमा, मैं तो उसके साथ आगे बढ़ नहीं सकता, बिल्कुल भी बढ़ नहीं सकता ग्रैंडमा। मेरे बच्चे के लिए उसकी फादर चाहिए। तभी ग्रैंडमा एक लंबी सांस लेती है और बोलती है, ठीक है, आज पांगजी को मैं
तुमसे बात करना चाहती हूँ, ऐसा बोलती है। तभी जो बाबूजी है बहुत हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जैसे उसे पता चला कि कौशल सर ने उसे बुलाया है, यानी कि विंग की ग्रैंडमा ने उसे बुलाया है, वो दौड़े दौड़े घर में आता है। तभी कौशल सर इधर उधर घूमती है और बोलती है, देखो तुम बहुत गलत किया है, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? शायद तुम्हें विंग उसे हट के लिए करने के लिए शायद एक पल के लिए माफ़ भी कर देता, पर तुमने अपने बच्चों को मारने के लिए पेपर पर साइन किया। शायद इस बात के लिए वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। यही एक वजह है तुमसे वो आज तक नाराज़ है। पर शायद तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, वो भी सिर्फ उस बच्चे के लिए ही है। तभी वांगजी अपने सर को झुकाए हुए था। तभी जो बॉसन सर ने बोलती है, मुझे नहीं लगता कि विंग तुम्हें एक चांस देगा, पर वो अपने बच्चे के लिए फादर चाहता है। मैं नहीं चाहता कि उस घर में मेरे ग्रैंडचाइल्ड को भेजो, जहाँ पर सिर्फ मेरा ग्रैंडचाइल्ड तकलीफ़ें झेली है। क्या तुम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आकर रह सकते हो? ऐसा बोलता है। तो वांग जी सिर्फ अभी अपने बच्चे के लिए जो रहना चाहता था, उसे अब कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उसे दौलत नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अपने बच्चे, अपना फैमिली चाहिए। ऐसा बोलता है। बॉस सरन बोलती है, ठीक है, कल से तुम यहाँ पर रहने के लिए आ जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिस कर रहे हैं। ऐसा बोलते हैं। तो जो वांगी था बहुत हैप्पी में घर चला जाता है। पर वो अपने फादर को अपने अपने ब्रदर को अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ उसे देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। कम से कम वो तो नहीं, पर उसका बच्चा तो उसके बच्चों के पास जा सकता है। इसी में लैनी खुश थी। वांग जी उसी अगले दिन दौड़े दौड़े वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही वांग जी को बच्चे दिखते हैं, वो एकदम उसके मदर को यानी कि विंग को देखते हैं, उसकी ग्रैंडमा को देखते हैं। तभी विंग बोलता है, मैं जानता हूँ बेबीज, तुम अपने फादर को चाहते हो, मैं तुम लोगों को रोकूंगा नहीं। तभी दोनों बच्चे हैं एकदम स्माइल करते हुए बोलते हैं, क्या आपने फादर को माफ़ कर दिया? तभी विंग झूठ बोलता है, हाँ मैंने माफ़ कर दिया, तुम्हारे फादर यहीं पर रहेंगे हमारे साथ। तभी दोनों बच्चे बोलते हैं, ठीक है, बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है मॉम, अब मेरी मॉम डैड दोनों एक साथ रहेंगे, अब मेरी भी हैप्पी फैमिली होगी। ऐसा बोलकर बच्चे स्माइल कर रहे थे। बीइंग के मन में पेन तो हो रही थी, फिर भी अपने बच्चों को देखकर हैप्पी था। वांग जी वांग जी भी अपने बच्चों को देखता है, वो अपनी बाहों को फैलाता है, दोनों बच्चे उसे आकर गले लगा देते हैं। वो बहुत हैप्पी था इस एहसास को, अपना बच्चा, उसका खून, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो उस दिन के बाद हमेशा अपने बच्चे के साथ टाइम बिताता, अपना काम भी करता। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई भी वांगजी को नीचे दिखाता है, नहीं, उसे भी जो विंग का हस्बैंड का दर्जा दिया गया था, इसलिए सब लोग उससे रिस्पेक्ट से ही बात करते हैं। कोई भी उसे कुछ नहीं, टोंट ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो हमेशा अपने बच्चे के टाइम बिताता, उनके बच्चे की हर जिद को पूरा करता, उन्हें बहुत ज़्यादा स्पाइल करता, अपने बच्चों को छोड़ने जाता, लेने जाता, सारे। इसके चलते वांगजी ने दोनों बच्चे की बहुत ज़्यादा फ्रेंड से भी बात किया है। हमेशा जो फादर बच्चे हैं, यानी कि उसके बच्चे, दोनों बच्चे हैं, और उसकी फादर यानी कि वांगजी हमेशा फन किया करते थे। और वह भी दूर से देखा करता है, बोलता है, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकता, पर अपने बच्चे के लिए सब कुछ सही है मेरे लिए। सिर्फ मैं अपने अपने बच्चों के लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, ऐसा बोलता है। दूसरी तरफ जो वांग जी अपने मन में बोलते हैं, मेरी गलती की वजह से मेरी आपकी फैमिली ख़त्म हो गई। हाँ, आप मेरे पास मेरे बच्चे तो आ गए, पर मेरा ओमेगा नहीं। मुझे नहीं पता कि कभी मेरा ओमेगा मुझे माफ़ करेगा या एक्सेप्ट करेगा, तो नहीं, मुझे नहीं पता। फिर भी मैं इतनी में हैप्पी हूँ कि कम से कम उसने मेरे बच्ची से तो मुझे अलग नहीं किया। इसमें ही मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अपनी बच्ची को अपने पास पाकर, अपने इतनी करीब पाकर, ये बोलता है। और अपनी बच्ची को किस करता है, दोनों बच्चे को, और वो उन दोनों को अपने कमरे में लेके आता है, उसे सुला देता है। और सामने देखता है, सामने विंग खड़ा हुआ था, उसे ही देख रहा था।
और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक छत के नीचे होने के बावजूद भी, एक कमरे में होने के बावजूद भी कितना बड़ा फासला आ गया, कितना बड़ा दूरी आ गई उनमें। क्या कर सकते हैं। वो जानते हैं कि बच्चे ही हैं, आज भी उन्हें बांध कर रखा है। इस कहानी का हैप्पी एंडिंग होना चाहिए या सैड एंडिंग होना चाहिए, ये आप लोग की तय कर देना। आपको लगता है कि इसमें हैप्पी एंडिंग होना चाहिए तो आप लोग ही सोच लेना कि ये हैप्पी एंडिंग है। अगर ये एक अधूरी कहानी है तो इसे अधूरी रहना देते हैं। और हाँ गाइस, मैं आपसे कुछ बोल दूँ। क्या है ना, मैं आज एक दूसरा चैनल क्रिएट किया है मैंने। उसे मैंने शायद कुछ सोच कर ही शुरू करने वाली हूँ, यानी कि उसे कल मैं एक नया चैनल ओपन करूँगी। आज अपलोड कर दिया है और मैंने आज ही उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस शुरू कर दिया है दूसरा चैनल ओपन करने का। अ, पर आप मेरी पहले फैमिली हो गाइस, आप मेरी पहली फैमिली हो, इसलिए मुझे शायद सबसे पहले सब कुछ मुझे आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हो जो मुझे इनकरेज किया। जो लड़की को हिंदी तक ठीक से नहीं आती, मुझे अभी भी पता है कि मैं ठीक से हिंदी भी नहीं बोलती हूँ, फिर भी आप लोग ने, हाँ, जितने भी मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ। क्या बोलते हैं, धन्यवाद करती हूँ आपको, क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया। जब मैंने बोला कि मुझे वांशियन स्टोरी पसंद है, मैं क्या बोलते हैं, साउथ इंडियन लड़की हूँ, चाहती हूँ तो मैं तमिल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, फिर भी आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया है। इसी के चलते मैं भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जब मैंने हिंदी में देखा कि बहुत लोग एक्सप्लेन करते हैं तो मैं भी एक्सप्लेन किया है। जब आप लोग को ये मैंने बताया अपने बारे में, आप लोग दिल खोलकर मुझे स्वागत किया, मुझे सपोर्ट किया गाइस। जब मुझे तभी मुझे वहाँ पर ना एक तमिल गर्ल से भी मुलाकात हुआ कि वो भी हिंदी ऐसे स्टोरी सुनती है, तो मुझे शायद एक ही क्वेश्चन है कि क्या मैं एक बार ट्राई करूँ, करूँ क्या तमिल में एक्सप्लेन करने का या नहीं, क्योंकि आज तक कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कर कर क्यों मैं ऐसा क्यों रहूँ। क्या मैं एक बार एक्सप्लेन करूँ, यही सोच कर मैंने ये चैनल ओपन किया है। मैं एक ये सब इसमें भी अपलोड करना चाहती हूँ, जो भी तमिल में। अगर उसको रिस्पॉन्स मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो मैंने सोचा है कि उसे मैं वापस से उस स्टोरी को हटाकर मैं वापस से उसमें सिर्फ हिंदी में वन शॉट हिप हॉप डाला करूँगी, मैंने सोच लिया है। मैं मैं कभी ये नहीं बोलना चाहती कि कोई मुझसे ये मत करे, देख तुम इस लैंग्वेज में नहीं बोलकर वहाँ पर बोल रही हो, क्या तुम्हें एक बार कोशिश नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे कोई भी ना बोले, इसलिए मैं एक बार ट्राई तो करना चाहती हूँ। एक बार ट्राई करूँगी गाइस, मैं एक स्टोरी को तो डालूँगी। अगर मुझे उसमें सपोर्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसे मैंने सोच लिया कि उसे सिर्फ मैं वन शॉट के लिए यूज़ करूँगी, ऐसा सोच लिया है। हम्म, पर मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे आपसे बोलना चाहिए, तो मैंने अपने दिल की बात बोल दी गाइस। चलो बाय बाय गाइस।